नमस्कार। आज हम 21वीं सदी के सबसे बड़े वित्तीय घोटालों में से एक की तह तक चलेंगे और देखेंगे कि पैसों का ये सारा खेल आखिर खेला कैसे गया। ये कोई नेटवर्थ नहीं है। नहीं, ये वो रकम है जो दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक जेपी मॉर्गन चेज ने सिर्फ एक आदमी के लिए संदिग्ध लेन देन में प्रोसेस की थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? देखिए, ये कहानी सिर्फ एक अपराधी की नहीं है। ये कहानी है उस पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की जिसने उसे ये सब करने की ताकत दी। ये कहानी है उन सिस्टम्स के फेलियर की जिन्हें हमारी हिफाजत के लिए बनाया गया था। तो चलिए इस उलझे में जाल को एक एक कर सुलझाते हैं। तो होता ये है कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में सबके लिए नियम होते हैं, है ना? लेकिन सबूत कुछ और ही कहानी बताते हैं। ऐसा लगता है कि एक बहुत खास हाई वैल्यू क्लाइंट के लिए ये नियम लागू ही नहीं होते थे। सोचिए, आमतौर पर अगर कोई बड़ी रकम कैश में निकालता है तो बैंक में अलार्म बजने लगते हैं, सवाल जवाब होते हैं। लेकिन एप्स्टीन के मामले में बिल्कुल उल्टा हुआ। यहाँ तो बैंक के अधिकारी खुद से ये सिखा रहे थे कि इन अलार्म से बचना कैसे है। अब जरा इन चेतावनियों पर एक नजर डालिए। ये कोई एक दो नहीं, बल्कि चेतावनियों का एक पूरा अंबार है जिसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। ये साफ साफ एक बहुत बड़े सिस्टमिक फेलियर की तरफ इशारा करता है। और ये आंकड़ा तो बस दिमाग हिला देने वाला है। जब तक एप्स्टीन उनका क्लाइंट था, तब तक बैंक ने कुछ मिलियन डॉलर की एक्टिविटी को संदिग्ध बताया, लेकिन उसकी मौत के बाद अचानक उन्हीं 15 सालों के लिए $1 बिलियन से ज्यादा की एक्टिविटी को संदिग्ध मान लिया गया। ये अपने आप में एक चौंकाने वाला कबूलनामा है। तो 2013 में जेपी मॉर्गन ने आखिरकार एप्स्टीन से नाता तोड़ लिया। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, कहानी बस एक नए पन्ने पर चली गई और इस बार एंट्री हुई एक और ग्लोबल फाइनेंशियल जायंट की। अब देखिए, बैंक को ये अच्छी तरह पता था कि ये क्लाइंट हाई रिस्क है, तो नियम के हिसाब से तो और ज्यादा सख्ती होनी चाहिए थी। पर हुआ क्या? कंप्लायंस एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सख्ती करने के बजाय उसके लिए एक बिल्कुल नई मनगढ़ंत कैटेगरी बना दी गई। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोची समझी चाल थी। बैंक के रिकॉर्ड साफ दिखाते हैं कि उसके वकील ने बाकायदा स्टाफ से पूछा था कि कितनी रकम और कितनी बार निकाली जा सकती है ताकि कोई अलर्ट ट्रिगर ना हो। तो एक तरफ तो बैंक दरवाजा खोलकर बैठे थे, लेकिन पर्दे के पीछे इस पूरे ऑपरेशन को चलाने के लिए एक अलग ही मशीनरी की जरूरत थी। और वो मशीनरी थी शेल कंपनियों का एक पेचीदा जाल। इन शेल कंपनियों को सिर्फ छिपने की जगह मत समझिए। असल में ये इस पूरे गैर कानूनी काम का इंजन रूम थी। इन्हीं की वजह से अवैध पेमेंट भी ऐसे लगते थे मानो कोई नॉर्मल बिजनेस चल रहा हो। और यहाँ पे उनकी रणनीति साफ दिखती है। ज्यादातर कंपनियां कहाँ रजिस्टर की गई? यूएस वर्जिन आइलैंड्स में। ये जगहें यूं ही नहीं चुनी गई, इन्हें चुना गया इनकी सीक्रेसी और टैक्स में मिलने वाले फायदों के लिए। और ये टाइमलाइन देखिए, कितने दिलचस्प है। जैसे ही 2008 में उसे पहली सजा हुई, उसने फौरन अपने पूरे कॉर्पोरेट नेटवर्क का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफशोर यानी देश के बाहर शिफ्ट कर दिया। क्यों? ताकि मेनलैंड की अथॉरिटीज के लिए उसे ट्रैक करना और भी मुश्किल हो जाए। तो सवाल ये उठता है कि ये सब इतने सालों तक सबकी नजरों के सामने कैसे चलता रहा? जवाब है एक बहुत ही ताकतवर हथियार का इस्तेमाल। और वो हथियार था लेजिटिमेसी, यानी खुद को जायज दिखाने का भ्रम। इसे रेप्यूटेशन लॉन्ड्रिंग कहते हैं। ये एक तरह की ढाल की तरह काम करता है। किसी बड़े जाने माने इंस्टीट्यूशन को दिया गया हर डोनेशन उस ढाल पर एक और परत चढ़ा देता था, एक ऐसी परत जो ऑडिटर्स और रेगुलेटर्स की आंखों पर पट्टी बांध देती थी। ये टेबल इस लेन देन को साफ साफ दिखाती है। एक हाथ से पैसे दो, दूसरे हाथ से इज्जत लो। मिसाल के तौर पर $6.5 मिलियन के डोनेशन के बाद हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उसकी तारीफ की गई, और ये सब हुआ 2008 में सजा मिलने के बाद भी। और ये एक बहुत बड़े सिस्टमिक मुद्दे की तरफ इशारा करता है। जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को फंडिंग की ज़रूरत होती है, तो कई बार वो ऐसे लोगों से भी पैसा ले लेते हैं जिनके नैतिक मूल्यों पर गंभीर सवाल हों। परोपकार और असर डालने के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है। लेकिन आखिरकार हिसाब का दिन आता है। जिन इंस्टीट्यूशंस ने ये सब होने दिया, उनके लिए इसके आर्थिक नतीजे इतने बड़े हो गए
कि उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया। सबसे पहले जेपी मॉर्गन चेज, उन्हें एप्स्टीन के पीड़ितों के साथ $290 मिलियन का सेटलमेंट करना पड़ा। और बात यही नहीं रुकी। इसके अलावा यूएस वर्जिन आइलैंड्स के साथ $75 मिलियन का एक और सेटलमेंट हुआ। अब दूसरे बैंक की बारी, डॉइच बैंक। उन पर न्यूयॉर्क के रेगुलेटर्स ने बड़ी कंप्लायंस नाकामियों के लिए $150 मिलियन का भारी जुर्माना लगाया। और जेपी मॉर्गन की ही तरह डॉयचे बैंक ने भी पीड़ितों के साथ $75 मिलियन का सेटलमेंट किया। तो कुल मिलाकर $500 बिलियन से भी ज्यादा की रकम जुर्माने और सेटलमेंट में दी गई। एक बहुत बड़ी रकम। लेकिन इसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये है कि क्या सिस्टम में सच में कोई सुधार हुआ है? हाँ, बैंकों ने अपने कंप्लायंस बजट बढ़ा दिए हैं, एंटी ट्रैफिकिंग इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करने के वादे भी किए हैं। लेकिन क्या ये सब असली बदलाव हैं या बस अपनी साख बचाने के लिए चुकाई गई एक कीमत? सवाल जस का तस है। क्या सिस्टम सच में बदला है या हम बस अगले बड़े घोटाले के सामने आने का इंतजार कर रहे हैं?